नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा है बिजली संकट और सियासत। लेकिन सवाल यह है कि यह संकट पैदा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा समझते हैं खबर को। भयावह गर्मी और कोयले की कमी के कारण देश भर में बिजली संकट खतरनाक मुकाम पर पहुंच गया। देश के 12 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश बिजली संकट की भयंकर चपेट में है। इससे जुड़ी खबर को देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। यूपी के ग्रामीण इलाकों में पूरी रात बिजली नहीं मिल पा रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अघोषित कटौती से हालात बदतर होते जा रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण अप्रैल महीने में ही बिजली की मांग 38 साल के सबसे ऊंचे स्तर यानी 22,000 मेगावाट के ऊपर पहुंच गई है, तो वहीं कोयले की उपलब्धता जरूरत से सिर्फ 26% बाकी रह गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 3615 मेगावाट क्षमता की इकाइयों के बंद होने से बिजली की उपलब्धता घट गई है। दूसरी तरफ केंद्रीय सेक्टर की भी तमाम इकाइयों के बंद होने से यूपी का कोटा घटा दिया गया है। पावर कॉर्पोरेशन की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात गांव में औसतन 8 घंटे, तहसील मुख्यालयों और नगर पंचायतों में 6 घंटे और बुलंदखंड में 7 घंटे की कटौती की गई है। यूपी में ओबरा की 200 मेगावाट, अनपरा में 210 मेगावाट, मेजा, बारा, हरदुआगंज और ललितपुर की हर एक इकाई 660 मेगावाट और हरदुआगंज की 250 मेगावाट बिजली आपूर्ति करती है। जबकि हालात ये हैं कि अनपरा में 6, ओबरा और हरदुआगंज में 4 दिन और पारीच में 1 दिन का कोयला बचा है। इस कमी से तापीय इकाइयां पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही हैं। प्रदेश के बिजली घरों के लिए रोजाना 87,900 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है, जबकि आपूर्ति 61,000 मीट्रिक टन की हो पा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने केंद्र और योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। बिजली की समस्या का समाधान हो जाता, समाजवादियों का बनाया हुआ बिजली का कारखाना मैनपुरी के बगल में और एटा से पहले लगा है। ये कारखाना अगर बीजेपी की सरकार 5 साल पहले लगा देती तो मैनपुरी, एटा और पूरे उत्तर प्रदेश को सस्ती बिजली मिलती और 24 घंटे बिजली मिलती। आपको सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि ये जो बिजली का कारखाना इतने सालों से खड़ा दिखाई दे रहा है, कब चालू करोगे? यूपी में 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रेलवे बोर्ड ने सफाई दी कि थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कोयले से लदी मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं देश में बिजली की मांग 201 गीगावाट तक पहुंच गई। वहीं इस दौरान देश भर में 8.2 गीगावाट की कमी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में बिजली संकट और गहरा सकता है। झारखंड सबसे ज्यादा बिजली संकट का सामना कर रहा है। झारखंड में कुल बिजली डिमांड में से 17.4% शॉर्टेज हुई है। बताया जा रहा है कि कोयला कंपनियों को भुगतान में देरी भी बिजली संकट की बड़ी वजह है। वहीं राजस्थान में भू बिजली संकट से निपटने के लिए गहलोत सरकार ने 3 घंटे तक पावर कट करने का फैसला किया है। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि 15 रुपए यूनिट देने पर भी बाजारों में कोयला उपलब्ध नहीं है। इस बार जो गर्मियों का मौसम है, इसमें हमेशा से ज्यादा डिमांड बिजली की एकदम से बढ़ी है। इंडस्ट्रीज भी कोविड के बाद में पूरे फ्लो के साथ चालू हुई है और चूंकि गर्मी ज्यादा होने की वजह से बिजली की मांग पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा बढ़ी है। हमारे पास बिजली की उपलब्धता है प्रदेश की और जो डिमांड है उसमें काफी फर्क है। करीब 33% बिजली की मांग इस साल ज्यादा बढ़ी है। थर्मल पावर प्लांटों में कोयले के स्टॉक में कमी की वजह से इस महीने पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भी बिजली कटौती करने को मजबूर कर दिया गया। लगातार लोगों की ये शिकायत कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। अब कहां से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना, लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए ये कोशिश की जानी चाहिए। अगर चंद ही घंटों के लिए बिजली उनके पास है तो कम से कम सहरी और इफ्तियारी के वक्त में वो लोगों को बिजली फराहम करें।
कोयले की कमी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार कानों में तेल डालकर सोती रही। उन्होंने कहा कि देश के 165 में से 106 कोयला संयंत्रों में 25% स्टॉक बचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त मोदी सरकार ने राज्यों को आत्मनिर्भर बनने की सीख देकर जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया था। एक बार फिर वही हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। 21.55 million ton coal stock is available with thermal power plants, and that is almost 9.5 day stock is available with the thermal power plant average. And we have stock, that is Coal India, and together we have stock around 72.5 million ton. According to me, no need for any panic. Government is monitoring the situation on day-to-day basis, hourly basis, and we will supply the required coal to the country. मोदी सरकार का कहना है कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में एकदम से उछाल आया है। उद्योगों और कारखानों में बिजली की मांग बढ़ी है, इस वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। ऊपर से रेलवे के सीमित संसाधनों की वजह से कोयले की ढुलाई में हो रही देरी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर बिजली संकट का ठीकरा गैर बीजेपी राज्यों पर फोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोयला कंपनियों को वक्त पर भुगतान नहीं करने से बिजली संकट बढ़ा है। बहरहाल इस सियासी घमासान के बीच आम जनता गर्मी से बेहाल है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि देश एक बड़े बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो बिजली संकट गहरा रहा है, लोग परेशान हैं और विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी सोती रहती है और ऐसे मुद्दों पर पहले जब उसे चेताया जाता है तो अहम मुद्दे का पहले खंडन करते हैं, लेकिन जब वो एकदम करीब आती है मुसीबत तो फिर कहते हैं कि ये काम दूसरों का है या दूसरे पर वो ठीकरा फोड़ दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ नजर आ रहा है। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है जिनसे हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि बिजली संकट और सियासत को लेकर जो भी राजनीतिकरण चल रहा है, जो भी चीजें चल रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों के नाम हम आपको बता देते हैं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही BM वर्मा हैं, एक्स चेयरमैन झारखंड विद्युत, और मधुकर गुप्ता, पूर्व IAS। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। अब कांग्रेस की तरफ आना चाहेंगे। रत्नाकर सिंह जी, राहुल गांधी ने चेताया था। दो चीजें मुझे याद आती हैं, एक जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब भी राहुल गांधी ने चेताया था, और एक बार फिर राहुल गांधी ने बिजली संकट को लेकर भी चेताया, लेकिन ये संकट के बारे में खंडन करती रही बीजेपी सरकार। लेकिन सवाल आपसे भी है कि इस तरह के मामलों को आप जोर शोर से क्यों नहीं उठा पाते, क्या वजह रहती है इसके पीछे? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी विपक्ष की भूमिका खूबी निभाती चली आ रही है। और आप जैसा कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने पहली लहर में भी जब चेताया था, दूसरी लहर में भी उन्होंने ये कहा था कि पहली से ज्यादा खतरनाक साबित होगी, लेकिन आपने देखा कि उस समय स्वास्थ्य मंत्री जो हर्षवर्धन वो सदन में किस तरह से उनकी बातों को हंस के टाल रहे थे और उपहास उड़ा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेती है। अगर गंभीरता से लेती शायद तो यह दिन नहीं देखना पड़े, चाहे वह कोविड का ही मामला हो, चाहे आज विद्युत संकट का ही मामला हो। आप देख लीजिए, राहुल गांधी ने बहुत पहले चिढ़ाया इनको कि विद्युत संकट जो है वो गहराने वाला है, आप पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए। उन्होंने कहा कि देश में 165 कोयला संयंत्रों के में सिर्फ 106 के पास भंडारण है, और वो भंडारण 105 के पास कहा था, बड़ा हुआ है, 7 दिन का भंडारण बचा हुआ है। तो आखिर आज ये जब हम महाराष्ट्र की ही बात ले लेते हैं, महाराष्ट्र की जब सरकार कोयला की मांग करती है केंद्र से, तो केंद्र ये कह रही है आज के डेट में कि आप कोयला आयात करिए। अगर हम कोयला आयात करने जाएंगे तो फिर से बिजली जो है महंगा हो जाएगा, क्योंकि कोयला की कॉस्टिंग महंगी होगी तो बिजलियां भी महंगी होगी। और उसमें दूसरी चीज ये भी एक सामने आ जाएगी कि ये पूंजीपति मित्र जो बैठे हैं उन्हीं के माध्यम से जो है कोयले की आयात होगी। तो लेकिन सवाल एक ये भी बनता ना कि इतने वर्षों तक कांग्रेस भी रही है, कभी गठबंधन में, कभी अकेले में भी रही है, अच्छी तरह से उसने सत्ता स्थापित की। आप लोग इस तरह के कारखाने क्यों नहीं बढ़ा पाए? देखिए, क्यों जो बिजली का संकट पैदा हुआ? मोदी सरकार ने कहा बनाया? मोदी सरकार ने एक भी कोयला संयंत्र नहीं बनाया, एक भी कारखाना नहीं बनाया। ये आप उठाकर देख लीजिए इतिहास, ये सारा हम ही लोग का देन है, हम ही लोगों ने किया है। आज मोदी सरकार को अगर हम कहते हैं कोई भी कि आप पेट्रोल डीजल के दाम करिए, तो वो कहती है कि राज्य कम करे, पहले जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो कम कर रहे हैं।
2-4 राज्य कम कर देते हैं, बाकी करते ही नहीं। तो ये आरोप लगाना जानती है, ये कहती है कि नहीं राज्य कम करेंगे। सर, निराकरण तो आपकी सरकार में भी नहीं हुआ था, बिजली संकट तो उस समय भी रहता था, बिजली उस समय भी जाती थी। देखिए, बिजली संकट रहता था, लेकिन पहले की परिस्थितियां अलग थी। पहले की परिस्थितियां खपत कम थी, आज खपत देखिए बिजली की कितनी बढ़ गई है। तो हम अगर खपत बढ़ गई है तो उसके हिसाब से हमारी तैयारी भी रहनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती नहीं है, सिर्फ वो उन मुद्दों पे अटक के रह जाती है, अजान के मुद्दों पे, मीट बैन के मुद्दे पे, हनुमान चालीसा के मुद्दे पे, हिजाब के मुद्दे पे। यही मुद्दा इनके लिए अहम रहता है और उन्हीं मुद्दों को ये 24 घंटा 365 डेज चुनाव मोड में रहते हैं। लेकिन तो आप पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस जो बड़े मुद्दे हों उस पर क्यों नहीं उनको उठा पाती सही तरीके से प्लेटफॉर्म पे। देखिए रविंद्र जी, हम लोग सही तरीके से और सड़क पे उतर के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज जनता तक पहुंच नहीं पाती है। उसका कारण ये भी मैं कह सकता हूं कि सोशल मीडिया की जो है थोड़ी हम लोग की कमजोरी, या ये भी कह सकते हैं कि मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हमारी बातों को जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहती। ये आरोप मुझे नहीं लगता, मुझे लगता सोशल मीडिया सबके लिए खुला हुआ है। रत्नाकर सिंह जी इस बात से तो सहमत नहीं है, सोशल मीडिया सबके लिए खुला हुआ है, सबके लिए बराबर है, ये आरोप। चलिए आते हैं आपके पास। स्ट्रक्चर्ड सोशल मीडिया की टीम खड़ा किया है, पेड सोशल मीडिया टीम खड़ा किया है, तो आप भी खड़ी कर लीजिए। आपको किसने रोका? आपको किसने रोका? आप भी अपना पूरा फंड इनके पास है, फंड इनके पास है, नोटबंदी में फंड, मतलब कांग्रेस इतनी गरीब हो गई है, बॉन्ड से फंड इनके पास आया, तो ये फंड आज इनके पास है, सबसे अमीर पार्टी ये है, तो ये खड़ा कर सकते हैं। हम तो एक सवाल पूछूंगा आपसे, करने का काम करते हैं। एक सवाल बताइए रत्नाकर सिंह जी, राजनीति समाज सेवा है, यह हर कोई जानता है। फंड की आप बात कर रहे हैं, जनता अगर आप मुद्दे को सही तरीके से सही पटल पर जनता के बीच ले जाते हैं, आपको लगता है जनता उसको नकार देगी, जिससे जनता खुद जूझ रही है, उसके लिए आप सोशल मीडिया का हवाला देंगे? आप ये क्यों नहीं कहते कि संगठन आपका मजबूत नहीं है? आप सोशल मीडिया को कभी दोष दे देते हैं, इस समय सबसे गंभीर मुद्दा है और आप उसको उठा नहीं पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेन रोल है, इलेक्ट्रोनिक मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितनी दिखाती है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गए जी। चलिए बीएम वर्मा जी से पूछ लेते हैं। उदाहरण दे देता हूँ बीएम वर्मा आते हैं आपके पास, आपके पास भी आते हैं रत्नाकर जी, बीएम वर्मा जी के पास भी जाते हैं। वर्मा जी, क्या वास्तविक रूप से संकट है या दिखाया जाता है? वर्तमान समय की जो सिचुएशन है, 12 प्रदेशों में ये संकट गहरा गया है और उसका उपाय अभी तक नहीं खोजा गया। भारतीय जनता पार्टी देर से चेती, क्योंकि मुझे एक छोटी सी वो कहावत याद आ रही जो कबूतर के लिए कही जाती कि खतरा देख के आंख बंद कर लेता है। जब उसको राहुल गांधी चेता रहे थे पार्टी को कि बिजली का संकट पैदा हो सकता है, तो उस वक्त खंडन कर दिया कोयला मंत्री ने, और अब जब वो संकट आ गया है तो दूसरों पर आरोप लगाते फिर रहे। क्या वास्तविक रूप से संकट है? मैं पहले तो आज की स्थिति बताना चाहूंगा जी। 28 अप्रैल को स्थिति क्या है? आपने स्टेट्स तो बोल दी जी, 12 स्टेट्स के अंदर बिजली का कटौती है। आफ्टर ऑल हर चीज आजकल कंप्यूटर पे है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी की साइड, मिनिस्ट्री की साइड, तो इन चीजों को छुपाया नहीं जा सकता। शॉर्टेज है, पर कितनी है मैं बताता हूँ जी। हिंदुस्तान में एक एक्सचेंज है जिसको बोलते हैं IEX जी, इंडियन पावर एक्सचेंज जी, जहाँ पे बिजली खरीदने वाले और बेचने वाले अपने बिड लगाते हैं और उसके ऊपर कितनी बिकती है वो। आज की स्थिति देखिए, आज जो डिमांड थी, खरीदने वाले थे उनको 6,60,000 मेगावाट यूनिट जो है बिजली की उन्होंने मांग की जी, और बेचने वाले कितने थे? सिर्फ 54,000। इसका मतलब ये है कि एक अगर 11 यूनिट खरीदने वाला है और उसको हम एक ही यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, और वो भी 12 रुपए पे रेट पे। 12 रुपए का रेट इसलिए है कि CERC ने उसको कैप लगा दिया है, नहीं तो अक्टूबर के महीने में ये 20 रुपए तक गया था, तब वो कैप थी। और अगर कैप नहीं होती तो जैसे मेरे मित्र ने पूंजीपतियों की बात की, ये बिजली का रेट जो है 24 रुपए और तो हो सकता है 30 रुपए तक होता है। पर ये तो एक स्थिति है, पर इस स्थिति के साथ हमें एक चीज पे हमें होना चाहिए, हमें एक चीज की खुशी होनी चाहिए कि हम डिमांड हमारी बिजली की बढ़ गई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ फैक्ट्रियां चल रही हैं, कुछ कॉल सेंटर चल रहा है, कुछ एयर कंडीशनर चल रहे हैं, जो भी चल रहा है वो
ठीक चल रहा है। लेकिन हमारी उसके ड्यूटी लिए बनती है, वर्मा जी, हम उसके लिए तो उसको प्रयास सप्लाई किए कर जाते पाएं। हैं ना। सरकार पहले से इन चीजों के बारे में सोचती है कि अगर हमारा विद्युत का उत्पादन हमको बढ़ाना चाहिए, अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उस पर क्या पहले होमवर्क नहीं किया गया क्या? बात मैं यहाँ कहूँ, अगर पिछले 10 साल का आप सारे टीवी के डिस्कशन ले जी। लीजिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मिनिस्ट्रियों में होता है, जी वही के वही मुद्दे हैं, वही सोल्यूशन है। सोल्यूशन कोई निकलता नहीं, सिर्फ स्पीकर बोलते जी, हैं। आज जी। PM वर्मा है, 10 साल पहले कोई और सुब्रमण्यम या कोई क्या होगा। जी। हमारी कंट्री में हम सोचते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, जी। सब कुछ करते हैं, पर समाधान नहीं implementation ढूंढते। में देखिए, एक ही अगर कोयले की माइंड आप दीजिए, जी 6-7 साल तो लग जाते हैं उसको, उसके जो सॉफ्ट अप्रूवल और ये और वो, और फिर जब टेंडर निकालेंगे फिर कहेंगे भी 36 महीने के बजाय आप 24 महीने में काट सकते हो क्या हम ये 6-6 साल जो है फाइलें पड़ी रहती हैं, क्लियर नहीं होती। मेरे को आज एक याद आ रही है, जी। एक मीटिंग थी दिल्ली में वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस की, जी। ये पूरे वर्ल्ड की एक कॉन्फ्रेंस है। जी। मेरे साथ एक अमेरिकन बैठा था, जैसे चाय का टाइम होता, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई यार तुम्हारे यहाँ ये अप्रूवल और परमिशन के नहीं आते? जी। उन्होंने उससे क्या जवाब दिया, कहता मिस्टर वर्मा, एक जो है उनके पास गैस बहुत है, जी। if you think there is a gas in your backyard, call the drilling company, जी। drill it. If there is a gas, sell it. अब ये बाई और सेल में हमारे यहाँ 8 साल लग जाएंगे, जी। एक मिनिस्ट्री, एक परमिशन। इसका जवाब मुझे लगता है मधुकर गुप्ता जी ठीक तरीके से दे पाएंगे। मधुकर जी, मधुकर गुप्ता जी उस पीरियड में रहे हैं। मधुकर ठीक है, जी, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, सिर्फ ये है कागजी योजना तैयार हो जाए और जनता के बीच बता दी जाए, इससे खाना पूर्ति हो जाती है क्या? मधुकर जी, देखिए ऐसा है कि कोई कारण तो होंगे जिसके कारण ये स्थिति बनी है। जी। ना तो डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, ना आपूर्ति एकदम से कम होती है, तो जो संतुलन जो बिगड़ा है उसके पीछे कोई कारण तो रहा होगा ना जी। उसी के लिए बैठे हैं, आप बताइए क्या कारण है? देखिए ऐसा है कि जो बिजली कंपनियां, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जी, वो बड़े ऑपरेटर जैसे NTPC है, पावर ग्रिड है, उनको पैसा नहीं देती हैं, और हमारे प्लांट्स जो हैं 100% कैपेसिटी पे चलने की जगह 80% पे चल रहे हैं, 50। हमारी प्रोडक्शन क्षमता जो है उससे हम कहीं नीचे ऑपरेट करते हैं। लेकिन कई राज्य सरकारें कह रही हैं कि जो पैसा वो कह रहे हैं 11 से 14 का हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो दे ना पैसा। अगर पैसे कहने और करने में, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर पैसा की देनदारी है उनको तो दीजिए पैसा। नहीं, वो कह रहे हैं प्रोडक्ट तो दीजिए आप हमें, पैसा तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये कोयले की बात आप कर रहे थे जी। एक भ्रांति है कि जो कोयला हमारे यहाँ पैदा होता है जी। उसकी कॉस्ट जो है वो इम्पोर्टेड कोल से कम है, ऐसा नहीं है जी। लैंडेड कॉस्ट जो इम्पोर्टेड कोल की है कई जगह पे वो हमारे कोल की कॉस्ट से कम है। तो वर्मा जी कह रहे थे कि फाइलों का इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होता, फाइलों में चीजें आ जाती लेकिन उसको कार्यान्वयन उसका नहीं होता। देखिए जो समस्या आती है वो एकदम से तो आती नहीं है, आपको उसके लक्षण नजर आने चालू हो जाते हैं। जब लक्षण आने चालू हो जाते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जी। तो जाहिर है कि जिसको कार्रवाई करनी चाहिए थी, जी। जो अधिकारी हैं या जो भी हैं, जी। जो जिस मिनिस्ट्री में है, जिस कार्यालय में है, वो उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की। जी। तो एनीवे अभी अगर फाइलों की बात चल रही है, खैर आते हैं हम आपके पास। महेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। महेश जी, राहुल गांधी बड़े आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, कहते हैं कि जब भी बड़े किसी मामले की बात आती है, बड़ी समस्या की बात आती है तो कांग्रेस को चेताना पड़ता है, बीजेपी सोई रहती है, ठीक वैसे जैसे कबूतर खतरा आने पर आंख बंद कर लेता है, और खंडन भी कर देता है कि भाई बिजली के ऐसे कोई संकट नहीं आने वाला है। कोविड के समय भी ऐसा हुआ था कि राहुल गांधी ने चेताया, उस पर कोई अमल नहीं किया गया, और उसके बाद स्थिति क्या हुई। बिजली के संकट पर भी राहुल गांधी ने चेताया आपको, लेकिन आप बोले कि कोई संकट है ही नहीं, और अब संकट खड़ा हो गया। क्या बात है?
समस्या से दो चार नहीं हो पाते आप लोग? गंभीर मामलों पर सरकार पीछे क्यों रह जाती है? गंभीरता के ऊपर कभी मतलब हमारी गंभीरता के ऊपर कभी सवाल जो है खड़ा ही नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि झूठ, फरेब और दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा के जरिए अगर किसी संकट को इस तरह से पेश किया जाए तो उसका कोई तुक नहीं बनता है। नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने सर चेताया था कि बिजली का संकट गहराएगा। कोयला मंत्री साहब ने मना कर दिया था कि ऐसा संकट है ही नहीं, और अब वो संकट सामने आ रहा है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि गंभीरता पे आप गंभीर हैं? हमारी गंभीरता पर वो सवाल ना उठाए और खुद गंभीर हो जाए अपने आप से। थोड़ी संजीदगी से जो है भारत में राजनीति करना सीखने और समझने और झूठ और दुष्प्रचार के जरिए अपनी बातों को रखना बंद करें। ये इस तरह की देश में इस तरह से एक भ्रम की स्थिति पैदा करना और लोगों के अंदर कहीं एक हताशा, निराशा और दहशत पैदा करना, ये अपने आप में एक क्राइम है। तो बिजली का संकट जो है वो है नहीं आपके मुताबिक? राहुल गांधी को ये कैसे सूचना मिल गई कि इस देश में कोयला के स्टॉक खत्म हो गया? देश की कोयला मंत्री पूर्ण रूप से और पूरी जिम्मेवारी के साथ आज उनका ये बयान है कि हमारे पास कोयले की कोई क्राइसिस। सवाल तो यही है ना सर महेश जी, सवाल यही है कि राहुल गांधी को सूचना मिल गई लेकिन आपकी सरकार के मंत्री साहब को नहीं लग पाई, सरकार को नहीं लग पाई। अब आप जबरदस्ती का वो राहुल गांधी अगर जबरदस्ती को ये कह रहे हैं कि हमें सूचना है तो क्या सूचना है वो बता देना। अच्छा, तो फिर उसका संकट आया नहीं क्या? सर उसके तुरंत बाद संकट 100 बार तो सुप्रीम कोर्ट से लेके और जनता के दरबार तक उनको इसी बात के लिए फजीयत और उनको नसीहत मिली है कि वो झूठ बोलने देखिए, कुछ मामलों में मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिजली के संकट की बात कही तो वो संकट आया या नहीं आया? अभी मधुकर जी जो बात कह रहे थे उस बात को समझने की कोशिश करिए। ये लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ नहीं है, ना वर्मा साहब है ना मधुकर गुप्ता जी हैं। इन दोनों ने क्या बात कही उसको अगर कहीं आप ध्यान से सुनते तो राहुल गांधी की झूठ का, दुष्प्रचार का, प्रोपेगेंडा का असलियत कहीं सामने होता और आपके एपीएन के दर्शकों को भी समझ में आता। सर गंभीर सवाल अगर पूछ दिया जाए या वाजिब सवाल पूछ दिया जाए तो आप फिर इस तरह की बात करते हैं तो कुछ समझ से परे हो जाती है। हमने ये नहीं कहा कि हमारे साथ जो दो बाकी मेहमान जुड़े हैं वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप तो सर राजनीति से जुड़े हुए हैं ना। अगर राहुल गांधी ने परिपक्वता का सवाल किया तो परिपक्वता से आप भी उसका जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ क्या परिपक्वता? मैंने परिपक्वता की बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे मैच्योरिटी की कमी दिख रही है कि मैं आपसे ये कहूँ कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं जो आप कह रहे हैं उस बात पर अगर आप मैं सवाल के बारे में कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने कहीं खुलासा होगा, पर्दाफाश होगा, ये बात मैं कह रहा हूँ। इसमें मैच्योरिटी और नॉन मैच्योरिटी वाली क्या बात होगी भाई? मैं सवाल की गंभीरता की बात कर रहा हूँ सर, आपकी नहीं, आपकी परिपक्वता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं। आपकी परिपक्वता वैसी है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि राहुल उतने परिपक्व नहीं है, लेकिन उन्होंने ही उठाया ना बिजली का मुद्दा। नहीं तो वो झूठ है ना। जब देश के कोयला मंत्री ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई संकट नहीं है जिस संकट के बारे में इतना बड़ा बवंडर और इतना बड़ा दुष्प्रचार और हकीकत जो है संकट कहाँ पर है वही आपसे रविंदर जी ने शेयर करना चाह रहा था, जो मधुकर जी ने भी बताया, जो वर्मा जी ने बताया। सबसे पहला संकट तो एक है कि रैक की जहाँ कमी है 138% जो डिमांड रेज हुआ है उसकी वजह से कोयले की मांग बढ़ी है। कोयले की कमी नहीं बढ़ी है, कोयले की मांग बढ़ी है। मांग की वजह से रैक की कहीं उपलब्धता नहीं है, कहीं पर जो है जो बिजली कंपनियां उनको पैसे नहीं दिए गए वो बिजली नहीं दे रही है, इसलिए राज्य सरकारों को बिजली प्रॉपर मिल नहीं रही है। उन लोगों ने इसका बहाना जो हमारे जो बीजेपी रूलिंग स्टेट नहीं है, जो नॉन बीजेपी रूलिंग पार्टीज हैं जहाँ पे राज कर रही हैं, उनका एक अच्छा तरीका ये है कि भाई हम जो है जो बिजली से जनता जो नाराज हो रही है बिजली की कमी से, जिस समस्याओं से जूझ रही है उसका ठिकरा किसी तरह से केंद्र में बीजेपी सरकार। चलिए सर हम इस तरफ भी मान लेते हैं, लेकिन इसका होमवर्क सर महेश जी इसका तो होमवर्क सरकार ने किया होगा। इसका तो होमवर्क सरकार करती है। ब्यूरोक्रेट्स आपको बताते होंगे कि भाई कितनी आपूर्ति कहां पर चाहिए और अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो उसका इंतजाम किया जाए। तो उसी होमवर्क की तो बात कर रहे हैं आपसे। हाँ, तो हम तो आपसे कह रहे हैं ना कि तो वहां पर फेल हो गए ना आप। अरे कहाँ फेल हो गए, जबरदस्ती के फेल हो गए। आपको अक्टूबर में यही बात, अक्टूबर में आप याद करिए 28 अक्टूबर को इसी तरह का इस देश में एक प्रोपेगेंडा किया गया कि देश में बिजली की वो कोयला जो है खत्म हो गया, बिजली ठप और पूरा देश अंधेरे में डूबेगा। आपको मालूम है कि इस देश में हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौती
जो सबसे अहम चुनौती थी, उस चुनौती में एक बिजली और बिजली की आत्मनिर्भरता भारत ने प्राप्त की है। और हमारे जो वैकल्पिक जो ऊर्जा है, इनके जरिए हमने रविंदर जी वो चीज हासिल की है कि आज बिजली की जो मांग है वो कुछ हद तक हम उन वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सोलर ऊर्जा है, कहीं गैस से है, कहीं और चीजों को भी हम अप्लाई किए हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए जहाँ पवन चक्की है, जहाँ कार्बन क्रेडिट लेकर हम कर सकते हैं। समझ गए रत्नाकर जी। एक गंभीर सवाल बीजेपी भी आप पर लगा रही है कि राहुल गांधी का काम सिर्फ बेकार के मुद्दे उठाना है, गंभीरता कहीं दिखती नहीं, परिपक्वता कहीं दिखती नहीं उनके सवालों में। पहले भी कोर्ट के जरिए फटकार लग चुकी है, संकट कहीं नहीं है, समाधान निकाला जा रहा। देखिए रविंद्र जी, विडंबना यही है कि हमारे बीजेपी के लोग या बीजेपी के प्रवक्ता या नेता लोग हैं जो वो विपक्ष की बातों को गंभीरता से लेते नहीं, उनकी बातों को झूठा वो कह रहे हैं गंभीरता से उठाते ही नहीं आप लोग। जी आपके नेता ही गंभीर नहीं है। अभी मुद्दा उठाया और आज के टीवी चैनल पे भी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, और ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अरे अगर झूठ बोल रहे हैं तो कई राज्यों में 8-8 घंटे बिजली की कटौती हो रही हो तो हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब दिख रहा है। 21 मिलियन टन आज कोयला का स्टॉक है देश में, 7 दिन का स्टॉक है और जरूरत कितना है 66 मिलियन टन। तो ये जैसा कि अभी वर्मा जी कह रहे थे कि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है, सब चीजें दिखती है, तो ये इनको क्यों नहीं दिखाई दे रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये देखिए, ये गंभीरता से अगर कोई भी चीजों को लेते तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती। रही बात आज कह रहे हैं कि मांग बढ़ गई है, मांग बढ़ गई है। अरे हम तो कह रहे हैं गर्मी के दिनों में मांग बढ़ जाती है। अगर गर्मी के दिनों में मांग बढ़ जाती है तो क्या सरकार नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि उद्योग जगत में काफी कंपनियां नई खुली हैं जिसकी वजह से मांग और बढ़ी है। ये नहीं है कि सिर्फ गर्मी में मांग बढ़ी है। 2800 कंपनियां, 9 फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी देश से बाहर चली गई हैं। ये क्यों नहीं बता रहे? ये जीएम जनरल मोटर्स, सारी कंपनियां देश से बाहर चली गई, ये क्यों नहीं बता रहे? 8.5 लाख लोग जो यहाँ पे नौकरी देते थे वो हमारा देश छोड़ के विदेश चले गए। भाई जी ये सवाल गंभीर लग रहा है आपको? रविंद्र जी एक चीज बोल रहा हूँ, एक चीज खाली 10 मिनट दीजिएगा। जी बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। जी देखिए, ये अगर ये झूठा साबित करने से ज्यादा अगर ये परिस्थितियों का आकलन करते, उनको मैनेजमेंट करते प्रॉपरली कि गर्मियों में डिमांड बढ़ जाएगी, कोयले का भंडारण कम है, तो ये कहीं न कहीं उस कमी को जो है ये पूरी कर सकते थे, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये देश नहीं चलाना जानते, ये चुनाव जीतना जानते हैं। चुनौती स्वीकार करिए रत्नाकर जी। इनको चुप कराइए, मैं चुनौती देता हूँ। अगर सवाल रख रहे हैं रत्नाकर जी, सुनिए, बताइए महेश जी, बताइए। मैं इनको चुनौती देता हूँ और अगर ये इस चुनौती को नहीं मानेंगे तो ये अभी माफी मांगे आपके एपीएन के दर्शकों से। जी बताइए, पूछिए। मुख्यमंत्री ने, किसी राज्य के ऊर्जा मंत्री ने ये कहा हो कि केंद्र सरकार के द्वारा कोयले की आपूर्ति नहीं करने की वजह से हमारे यहाँ बिजली संकट है। एक का नाम महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार, जहाँ पे मैं बैठा हूँ महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, अभी उन्होंने स्टेटमेंट किया कि महाराष्ट्र सरकार कोयले की डिमांड कर रही है। रत्नाकर जी बोल लेने दीजिए, रत्नाकर जी कम से कम उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आपका जवाब ले लेंगे हम। बताइए महेश जी। महाराष्ट्र सरकार की जो एक आदतन, महाराष्ट्र सरकार अगर फेल है पैसे देने में, महाराष्ट्र सरकार अगर फेल है अपने यहाँ रख रखाव करने में, महाराष्ट्र सरकार फेल है अपने रेलवे ट्रैक का इंतजाम करने में, तो उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की नहीं है। केंद्र सरकार के ऊपर ये ठिकरा फोड़ना ये निहायत ही, ये कोयले की कहीं आपूर्ति करनी है तो ट्रेन बंद कर दी जा रही है, ऐसा भी सुनने में आया। मालगाड़ी चलानी है इसलिए ट्रेन बंद करनी है, रेक जितने भेजे जाने उतने भेजे नहीं जा रहे हैं। इन सब चीजों पर सवाल नहीं खड़े होते हैं क्या महेश जी? क्या कारण है? ऐसा क्यों हम करेंगे? पिछले 7 साल से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या मतलब अब क्या कारण है ऐसे करने का? तो यही तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज की डेट में आरोप हमारे ऊपर जड़ा जा रहा है, ये बताया नहीं जा रहा है कि कारण क्या है कि हम महाराष्ट्र के साथ ऐसा कर रहे हैं, राजस्थान के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जहाँ हमारी कार्यकर्ताओं की जो है नृशंस हत्या होती है, हाथ पैर काट दिए जाते हैं, वहाँ नहीं कर रहे हैं, केरल में नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र में क्यों कर रहे हैं भाई? इनसे पूछिए। और ऊर्जा मंत्री, इनका महाराष्ट्र का ऊर्जा मंत्री का मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ और ये माफी मंगवाइए इनसे झूठ बोलने के लिए। नहीं, नेता की तरह जिस तादाद में कोयला पहुंचना चाहिए मालगाड़ियों के द्वारा, गुड्स ट्रेन के द्वारा, उतनी तादाद में नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी
वजह और मैं कैसे फिर वही उभरेंगे कह रहा इससे? हूं। हाँ रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मधुकर जी ने एक बात आई कि देखिए ये राज्य जो बिजली सरकार, जो राज्य की बिजली बोर्ड है, ये उसकी जिम्मेवारी है, तो उसका उचित प्रबंधन करे, वो उस चीज को, बिजली उस बोर्ड चीज की के लिए जिम्मेदारी है। चाक-चौबंद रहे, ठीक ठीक उसकी ठीक। जिम्मेवारी है। वर्मा जी, राज्य क्या सरकार की ये जिम्मेदारी बिजली विभाग की है? मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, ऊर्जा मंत्री की जिम्मेवारी वर्मा है, जी, केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी ठीकरा है आपके क्या? बिजली विभाग पे आया है, क्या बिजली विभाग की जिम्मेदारी है या पूरी स्ट्रेटजी जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बनाई जाती है, उनको ब्यौरा सौंपा जाता है और फिर उनके निर्देशों के बाद अमल में लाया जाता है? देखिए, जैसे भाई जी ने माना, तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच नहीं, जी, कांग्रेस हो तब भी मैंने इनके साथ काम किया है, बीजेपी के साथ उत्तराखंड में काम किया लेकिन है। एक गंभीर सवाल है, बिजली विभाग पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया है, नहीं, इसका जवाब देना बात आपको। ये है ना, मैं तो कल भी ये कहा था, आज भी रिपीट करता हूँ, जी, ये मैन मेड क्राइसिस है और मैन ही इसको हम ही लोग सॉल्व करेंगे। जी। कोई चांद से आके हिंदुस्तान में आके बैठ के हमें नहीं समझाएगा कि भाई क्या करना है। सर ये तो आपसी अक्टूबर भाईचारे में- की बात हो गई। अक्टूबर देखिए में ये एक तो सिग्नल आपसी मिल भाईचारे गया की था। बात हो गई कि हम मिलकर सुलझाएंगे, वो तो सब जानते अक्टूबर हैं। में सिग्नल मिल गया था। लेकिन जब सवाल प्रधानमंत्री जी ये के है लेवल बीएम तक वर्मा जी बात कि वो पहुंची। कह रहे हैं पूरी तरह से बिजली अक्टूबर विभाग से लेकर जिम्मेदार है। मार्च तक काफी स्टॉक बिल्डअप हो जाना चाहिए था। ये स्थिति अनफॉर्चुनेट है, कंट्रोलेबल है, हमें दुख होता है, कंट्रोल नहीं होता। एक उंगली इस तरफ, एक उंगली उस तरफ, तब इसके साथ डिस्कशन खत्म हो जाएंगी, फाइलें फिर अटकती रहेंगी। एक खदान आपको खोलनी है, नहीं वर्मा जी, उसमें आप लैंड वर्मा जी, करके दिखाइए। वर्मा जी, मैं तो वर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक? और 3 कोल माइंस वर्मा जी, उनको मैं प्राइवेट सेक्टर से कर रहा हूँ। वर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हैं? आवाज मेरी आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि महेश वर्मा जी ने पूरा का पूरा ठीकरा बिजली विभाग पे फोड़ दिया। वो कह रहे हैं हमारी सरकार का दोष नहीं है, बिजली विभाग जिम्मेदार है, उसको बताना चाहिए था इस चीज और का उनकी वजह से solution संकट एक पैदा हुआ है। वो है पॉलिटिकल विल। जी, जब एक पॉलिटिकल विल इस सेक्टर में आ जाएगी, पैसे भी इकट्ठे होंगे, चलेगी, बजट की सपोर्ट वैसे होती है, ऐसे भी आती है। बात यह है, अगर हो ना बांटी जाए तो अलग बात है, जब चलिए। है ही नहीं जी। तो चाहे उंगली इस तरफ कर लीजिए, चार इस तरफ कर लीजिए। तो आपने वो सुना कर महेश लीजिए। वर्मा जी, हमें पुराने पॉलिटिकल लोग विल, जो कि आपकी हैं, इच्छा शक्ति मिनिस्ट्रियों नहीं में है, बैठे, कुछ उनसे इसलिए आप कभी हेल्प इधर कर उंगली उठाते हैं और कांग्रेस आप पर, आप कांग्रेस पर या ब्यूरोक्रेसी को, फिर कभी विभाग पर आप ठीकरा फोड़ दो। नहीं, बात ये ना, देखिए मैंने कहला, अगर हम सारे लोग मिलके इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और हम लोग मिलके ही इसका सोल्यूशन निकालेंगे। कोई बाहर से आके चांद चलिए, से आके वर्मा जी ने, solution निकालेंगे। बीएम वर्मा जी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि समस्या का समाधान हम ही लोगों को करना होगा, बिल्कुल, और अगर हम लोग मिलकर, अगर हमारी इच्छा शक्ति अच्छी है तो हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। लेकिन अगर इच्छा ऐसे मुद्दों पर शक्ति राजनीति नहीं है। होनी है तो राजनीति होती रहेगी और इसका निराकरण नहीं होगा, इसका समाधान नहीं निकलेगा। मधुकर जी, वर्मा जी ने एक बात शुरुआत में कही थी कि फाइलें जो है ना धीमे धीमे कछुए की गति से आगे बढ़ती हैं। आप तो जब पद पे अपने रहे थे तो आपने सारी चीजें देखी होंगी, सारा मकड़जाल आपको समझ में आता होगा। असल में समस्या है क्या? कई आईएएस तो ऐसे हैं जो रिटायर होने के बाद किताबें लिख गए हैं ये बताने के लिए। उन्होंने उसमें ये बताया भी है कि भाई सरकार कहाँ कहाँ पे गोलमोल करती है। क्या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप कि दरअसल समस्या कहाँ आती है? देखिए, मैं 100 फाइलें देख सकता हूँ जी बिना कोई फैसला, एक भी फैसला लिए। जी, समझ रहे ना, फाइल ऊपर भेज दी, नीचे भेज दी, लॉ पर भेज दी, फाइनेंस को भेज दी। हम लोगों का काम जो है वो डॉक्टर की तरह है। जी मर्ज क्या है, उसकी दवा क्या है। जी वी आर पेड टू टेक डिसीजन, नॉट टू सी फाइल्स। जी और अगर आप गलत अधिकारियों को इम्पोर्टेंट जगह लगा रहे हैं जी तो खमियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। जी। आप अपनी ए टीम को बेंच करके सी टीम को खिलाएंगे तो फिर यही नतीजे आएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, 100 अधिकारी हैं, बहुत तो अच्छी 100 बात कही अधिकारी आपने। बराबर नहीं है। जी 10 अधिकारी, 100 में से 10 अधिकारी ऐसे हैं, उनको दुनिया में कहीं भेज दीजिए, वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। जी मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी। तो वही देश तरक्की करते हैं जो मेरिट पे ऑपरेट करते हैं। चयन प्रक्रिया में सवाल है,
नहीं, चयन प्रक्रिया तो बाद की बात है। चयन के बाद क्या होता है जी, जो अफसरशाही आती है वो तो चयन के बाद आती है ना। जी नहीं, मैं उस चयन प्रक्रिया की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकार जिन लोगों को चुनकर अपनी अपनी जगह पर बैठाते हैं वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो उसमें कोई किसी भाई भतीजावाद है, जातवाद है, प्रांतवाद है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, हम सबको पता है। जी जी, उस आप मेरिट पे डिसीजन लीजिए, जिसको जहां लगाना है, जो जिस अधिकारी में ताश के पत्ते उतना ही है, जी वो बावनी है, उन पत्तों को आप कैसे खेलते हो, आप जी, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, सारा खेल उसी का है। जी महेश जी से ले लेते हैं। बहुत बड़ी बात कही है मधुकर जी ने, और इतनी गंभीर, इतनी गहरी बात कही है कि मुझे लग रहा कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, उसको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपके पास जितने पत्ते हैं उसमें कब कौन सा पत्ता आपको चलना है ये पता होना चाहिए। अगर आप गलत हाथों में चीजें देंगे, गलत हाथों में फाइल होगी, गलत हाथों में नीति पहुंचेगी, तो उसका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। शायद यही वजह है जो आपको आज संकट झेलना पड़ रहा है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं है। मधुकर जी इसको लंबे समय तक भारत सरकार में भी काम किए, राज्य सरकारों में भी काम किए, उनका अनुभव जो है अच्छा रहा होगा जी, लेकिन जो मैं आपको कहूंगा कि हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी जब हम 2014 में सरकार में आए, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी बिजली ही थी, जिसको लेकर हम दिन रात काम करते रहे। या वो हम थर्मल पावर की बात करें। सर एक प्राथमिकता आपकी और बता दें जो आपने बड़े जोर शोर से दावे किए थे, याद दिला दूं आप कहो तो। क्या क्या आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, चूड़ियां तक भिजवा दी थी। यही तो दुर्भाग्य है जी, इसको बोलना चाहिए। जहां हम कम करने की बात कर रहे हैं, हमने उसके ऊपर कंट्रोल करने की हर संभव कोशिश की जी। और ये तो कांग्रेस भी कहती थी सर, कुछ नया थोड़ी ना बोल दिया आपने, ये तो कांग्रेस भी कहती थी। नहीं, जहाँ ये कम होना चाहिए, जो इसके लिए जिम्मेवार हैं लोग, जी, वहाँ कम करने की बात नहीं होती है। अगर मैं बेरोजगारी पे आपको बात करनी है, भ्रष्टाचार पे बात करनी है, तो उसके लिए किसी दिन मुद्दा तय करते जी बिल्कुल तय कर लेंगे। मैं तो सिर्फ आपको याद दिलाया कि कुछ ऐसी चीजें थी जिस पे आपने कहा था कि हम ऐसा कर देंगे। वाली बात कर लें कि मधुकर जी ने जो बात कही, जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी प्राथमिकता नहीं होती जी, तो आज जो हमारी जो सोलर की जो एक हमने 5 कुछ टर्मिनोलॉजी प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था जी, कि हमने 5 हेक्टर ट्रिलियन या कुछ उसका टर्म है, मुझे अच्छी तरह से अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जी, लेकिन उसका मकसद यह है कि अगर हम सोलर एनर्जी में अगर ही उसमें हमें उसको महत्व देते हैं, उसके जरिए हम अपनी ऊर्जा की खपत जो है उसको कहीं पूरी करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो निर्भरता है, जो अभी ये कोल के जरिए बिजली की जो आपूर्ति की निर्भरता है, या जो कह लीजिए, उसमें हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए जहाँ जहाँ सरकारें हैं सर, 7 साल में महेश जी, पूरी बात सुन लिया जाए और पिछले 7 साल में हमने अपने तय लक्ष्य से, निर्धारित लक्ष्य से पहले उसको उपलब्धि भी, उसमें सफलता भी हासिल करी, और आज उसकी उपलब्धता की वजह से जो है बिजली संकट जो है, जो ये इस तरह की दिखाई दे रहा है, जो अभी आप देख रहे हैं, जो मैनमेड बताया जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो है इसका जो कारण है वो राहुल गांधी जो है केंद्र सरकार को बता रहे हैं। सर सवाल ये है बिजली संकट की आवाज, बिजली संकट के बारे में फेल्योर गिनाई जाएगी और हमारी फेल्योर बताई जाएगी, और उसके ऊपर अपने कुकर्म के, अपने कुकृत्य को, अपने घोटाले को, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी बदनामी को छिपाने के लिए केंद्र सरकार को इस तरह से बदनाम किया जाएगा। उसका मतलब क्या है? ये रत्नाकर जी क्यों बदनाम करते हैं, पूछ लेते हैं। लफ्जों में ये रत्नाकर जी कोई संकट क्यों बदनाम करते हैं? राहुल गांधी आपकी सरकार का ठीकरा बीजेपी क्यों ले? बिजली संकट भी शायद आपकी वजह से उत्पन्न हुआ, आपकी सरकार की वजह से उत्पन्न हुआ। मुझे समय दीजिएगा सर जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ये ठीकरा नेहरू के ऊपर फोड़ देते हैं। इनके मंत्री ही बयान देते हैं कि आज पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, नेहरू की है। आपने खुद तक अपने समझ ये बोलिए कि ये माफी मांग रहे हैं कि ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार जो है
महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोयले की कमी की वजह से हमारे यहाँ थर्मल पावर बंद हो गया। मैं जी सुन लेते हैं, पहले कहना क्या चाह रहे हैं रत्नाकर जी, फिर माफी की बात करते हैं। मांगेंगे जी रविंद्र जी, मुझे बोल लेने दीजिए थोड़ा। ये जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी ये यही है सरकार। देखिए आज सरकार की जिम्मेदारी होती है कि 20 दिन का कोयला जो है 165 जो कोयला संयंत्र है उसमें रहना चाहिए, लेकिन आज कोयला नहीं है संयंत्र। 106 में से 105 में 25% जो है कोयला भंडारण है, तो उसकी जिम्मेदारी भी ये अपने नहीं लेके ये बिजली विभाग पे थोप दे रहे हैं। चलिए, तो आपको जनता ने चुना किस लिए है? आपको जनता ने किस लिए चुना है? आपको देश को सुचारू रूप से साहब अभी आप कह रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि कोयले की कमी की वजह से हमारा थर्मल पावर बंद हो गया और मीट कहाँ है वो बयान? दिखाइए ना, अभी तो माफी मांगिए चैनल पे। अरे सुनिए गलत नीतियों की बात कर रहे थे। अगर गलत नीतियां अगर इतने ही ये नीतियां इनकी सही होती तो आज जो है 97% जनता गरीब नहीं होती। ये कोविड में 97% जनता जो है अपना वो तो कह रहे हैं कांग्रेस ने ठीक तरीके से काम किया होता तो हम आज बहुत आगे होते। उनके कामों में बहुत ढिलाई थी, इसलिए आज कांग्रेस की हालत ये हो गई। और अब हम बात करते हैं उस सवाल की जो काफी बड़ा है और सियासी दल अक्सर अपने मैनिफेस्टो में जब चुनाव में जाते हैं तो बहुत जोर शोर से उठाते हैं, वो है फ्री का झुंझुना। तो वर्मा जी आपके पास आने जाएंगे। वीएम वर्मा जी, ये जो फ्री की बात कही जाती है कि हम फ्री बिजली देंगे, इतनी यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे, कई राज्य तो ऐसे हैं जो किसानों को फ्री बिजली मुहैया करा भी रहे हैं, ये सब कैसे मैनेज हो पाता है? क्या ये चीज़ें संकट का कारण नहीं बनती थी? एक वक्त मुझे याद है कि जब बड़े बड़े संस्थान जो हैं वो, हमारे यहाँ शब्द यूज होता है कटिया डाल के, वायर एक्स्ट्रा लगा के बिना मीटर के बिजली ले लेते थे। उन पर हालांकि आज काफ़ी हद तक अंकुश लग गया है, लेकिन जो फ्री की योजनाएं देने की बात कही जाती हैं, ये सारा खाका कैसे तैयार होता है और ये कहां से मिलते हैं? देखिए, मैं एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जी जो कि इस कंट्री को कवर करता है, उसके अंदर एक सेक्शन 108 है, बहुत सालों बाद कर रहा हूं मैं, हो सकता आगे पीछे हो। सेक्शन 108 को स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है को रेगुलेटर को डायरेक्ट कर सकता है कि जो भी वो पॉलिसी अडॉप्ट करें, एक पॉलिटिकल डिसीजन, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा कि आम आदमी ने कहा या दूसरे ने कहा। मैं सिर्फ एज ए टेक्नोक्रेट अपना एक व्यू बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट एक रेगुलेटर को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं अपना रेट फिक्स करने के लिए, उन्हें रेगुलेटर के पास एप्लीकेशन देनी पड़ती है और उसके पास, रेगुलेटर के पास पावर है जो कि जो अप्रूव करता है वही पब्लिक से चार्ज किया जाता है। पर उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सेक्शन 108 पावर है जिसके ऊपर जो कि कह सकते हैं कि भाई ये चीज करिए, पर उसके लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं, वो फ्री नहीं, ये एक जो बड़ी बात है, इसका फायदा होता है या इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है? देखिए, हमें कोई नुकसान नहीं है जी। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर प्रोविजन है कि जो भी चाहे वो चीज 300 दे, 3000 दे, हमें कोई मतलब नहीं है। उनकी पावर है, उनकी पॉलिटिकल डिसीजन है। वी आर नॉट हियर टू चैलेंज द पॉलिटिशियन। पर उसके अंदर जो प्रोविजन दूसरा है कि उसमें आपको बजटरी प्रोविजन और रादर पेमेंट इन एडवांस देना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, फिर मेरे को पॉलिटिक्स से पॉलिटिशियन से मत जोड़िए। बिल्कुल, मधुकर जी से भी जवाब ले लेते हैं। मधुकर जी, क्या लगता है कि जब ये सारी चीजें मुफ्त योजना की बात की जाती है तो क्या बैठकर पूरी बातचीत होती है कि अगर हम मुफ्त योजना की बात कर रहे हैं तो उस पर हमारा फायदा क्या है और कितना घाटा उसका उठाना पड़ सकता है? मैं एक मधुकर जी से सवाल है, एग्रीकल्चर के ऊपर लाऊंगा। मधुकर जी से सवाल है। जी मधुकर जी, देखिए, मुझे तो आज आपने समय दिया ही नहीं जी। इसमें जैसे कि कहा गया कि फ्री में तो सरकारें बहुत कुछ देती है, राशन देती हैं, दवाइयाँ देती हैं, इसी तरह से बिजली भी देती हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो भी अपने विवेक से फैसला करती है, उसको ये तो सुनिश्चित
रखना पड़ेगा कि जो भी कॉरपोरेशन के जरिए वो सब्सिडी दी जा रही है जी उसकी जो आर्थिक हेल्थ है, आर्थिक स्थिति है, वो मजबूत रखी जाए। तो जी। जैसे कि कहा, वर्मा जी ने भी कहा जी। कि उसमें बजटरी प्रोविजन कर दीजिए। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी दिल्ली मेट्रो जो है उसका भाड़ा, मिनिमम भाड़ा 13 रुपए था पहले, 4 साल पहले। जी वो बढ़ा के मिनिमम 3 रुपए कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गरीब आदमी जिसके लिए मेट्रो बंद थी उसने बस में जाना चालू कर दिया, मेट्रो छोड़ दी। जी अब अगर सरकार 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ खर्च कर भी देती सब्सिडाइज करने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी इतना बड़ा देश है। देखिए, जो गरीब आदमी है, हम अपनी तुलना, मैं उदाहरण देता हूँ, अमेरिका हमसे 4 गुना बड़ा है साइज में जी और हम 4 गुना है अमेरिका के आबादी में। जी तो लैंड टू पर्सन रेशियो 1/16 हो गई। जितनी आबादी है अमेरिका की, उतनी आबादी हमारे देश में बीपीएल के नीचे है। जी तो हम जो पॉलिसीज वहाँ पे डिप्लॉय की जाती है वो यहाँ नहीं। देखिए, गरीब वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है हमारी आजादी के बाद की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसका एक हिस्सा रहेगा। जी जो गरीब आदमी, अब जैसे मिड डे मील है, तब तो मिड डे मील को क्यों जारी किया गया कि कम से कम बच्चे जो हैं उस एज में एक वक्त का भरपेट भोजन कर सके। तो जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो भी चलेगा, बट नीड टू बैलेंस इट। मैं उदाहरण देता हूँ। जी मान लीजिए अकाल आया जी और सरकार ने कहा कि साहब दूध पालकों को आप चारा दीजिए। मैं चाहूंगा, चूंकि संक्षेप में बात को मतलब साथ दे मैं दी। ये चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, आपको मैथमेटिक्स जो है उसका बोध कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। एक तरफ अगर आप कुछ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको यू हैव टू बैलेंस whatever resources you have. If you don't, then you have a situation like this. तो बाकी इतने बड़े मुल्क में बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं, जी लॉजिस्टिक्स के इश्यूज। चलिए आखिरी जवाब हम ले लेते हैं क्योंकि वक्त अब हमारे पास बहुत ही कम बचा। महेश जी, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहिए होगा। सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस संकट से भारतीय जनता पार्टी देश को कैसे उभारेगी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई भी राज्य संक्षेप में जवाब दीजिएगा। हाँ, किसी तरह से कोई कोयला की कमी जो है केंद्र सरकार के स्तर पे कभी भी ना होगी, ना रही है, ना होने देंगे। ये स्पष्ट हम आपसे कह देते हैं। चलिए, रत्नाकर जी कुछ कहना चाहते हैं आप? केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई, रत्नाकर जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए अपना। महेश जी समझ गए कि संकट में देश नहीं आएगा और जल्द से जल्द समाधान होगा। रत्नाकर जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की जो बातें हैं, राहुल गांधी जी की बातें हैं, उनको संजीदगी से सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। हम विपक्ष में बैठे हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। चलिए, समझ गए। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को जो सवाल है जिम्मेदारी पूरी करता रहेगा और सवालों को जो भी सत्ता में है उसके सामने लाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मामला गंभीर हो जाता है, अगर आप गंभीर मुद्दों पर गंभीर नहीं होते हैं तो उसका खामियाजा नेताओं को नहीं भुगतना पड़ता, उसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। जैसा कि बहुत बेहतरीन उदाहरण मधुकर गुप्ता जी ने दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो का जो उदाहरण दिया कि जब किराया बढ़ गया तो आम आदमी बसों में सफर करने लगा। ठीक उसी तरह जिसके लिए आप योजना बना रहे हैं, अगर उसका फायदा उसको ही नहीं मिलेगा, आम जनता तक पहुंचेगा ही नहीं, वही संकट में आ जाएगी, तो ऐसी योजना महज सफेद हाथी ही साबित होती है। इसलिए राजनेताओं से यही गुजारिश रहती है, जनता इसी उम्मीद के साथ उन्हें चुनती है कि कम से कम अपने साथ साथ देश के लिए सोचें और उन लोगों के लिए भी सोचें जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। उन तक सहायता कैसे पहुंचे, वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। आगे भी बड़े मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। देखते रहिए एपीएन न्यूज़।